हिमाचल जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी नेटवर्क। तो आज हिमाचल जनादेश में हम एक बहुत गंभीर विषय के साथ हाजिर हुए हैं। विषय है हिमाचली भाषा। हिमाचली भाषा कैसे बनाई जाए, किस तरह से इसकी फॉर्मुलेशन हो, किस तरह से इसकी स्थापना की जाए, क्या क्या ज़रूरी जो पहलू होते हैं वो कैसे इसको किया जाए। तो हमारे साथ आज चर्चा में हिमाचल के जाने माने साहित्यकार और कवि जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ गणेश गनी जी को मैं लेना चाहूँगा। गणेश गनी जी, आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी पे। नमस्कार जी। तो गणेश गनी जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि हिमाचली भाषा को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्या हिमाचली भाषा होनी चाहिए, पूरे हिमाचल को एक भाषा के माला में पिरोया जाना चाहिए? तो आप इस विषय में क्या चाहते हैं, क्या किस तरह से ये संभव हो पाएगा? जी ओमकार जी, ये हिमाचली भाषा का मुद्दा जो बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तकनीकी हैं, जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। हिमाचली भाषा होनी चाहिए, लेकिन हिमाचल अपने आप में 32 भाषाओं से अधिक बोलियों को समेटे बैठा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, और तभी जाकर वो ये काम हो सकता है। जी, किस तरह का काम होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि सभी बोलियों के लोगों को, जो एक्सपर्ट हैं, जो भाषा विज्ञानी हैं, या जो दूसरे लोग हैं जो भाषा के जानकार हैं, उन लोगों को एक मंच पर आकर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है, और उसके बाद इसके ऊपर काम हो सकता है। क्योंकि देखिए, हिमाचल में 12 जिले हैं, लेकिन 12 जिलों में जो आधिकारिक तौर पर हमें ज्ञात है कि 32 बोलियां हैं। तो 32 बोलियों को आप किसको चुनेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। यदि हम मंडी की भाषा को चुनते हैं तो हिमाचली नहीं बन सकती। यदि हम कांगड़ा की बोली को चुनते हैं तो हिमाचली नहीं बन सकती, लाहौल वाले नहीं समझेंगे। यदि लाहौली चुनते हैं तो नहीं बन सकती, कोई बात बनेगी नहीं। पांगी की भाषा बिल्कुल अलग है, लाहौल की अलग है, और पांगी में भी 2 तरह की भाषाएं हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और लाहौल में भी अलग अलग भाषाएं हैं। किन्नौर की अपनी अलग भाषा है। अब आप देखें कि सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, चुरा, ये बोलियां बहुत अलग हैं। आप लाहौल स्पीति की भाषा नहीं समझ सकते। हम कांगड़ा की भाषा थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, लेकिन बोलना मुश्किल है। मंडी की भाषा समझनी आसान है, लेकिन जो बाकी बोलियां हैं, उन बोलियों को कैसे आप उनके लिए कैसे आप हिमाचली भाषा बनाएंगे? अब हम तर्क देते हैं कि डोगरी बन गई या भोटी भाषा बन गई है, तो उसमें बहुत, या पंजाबी भाषा है, उसमें बहुत एक समानता है। ओंकार, जैसा मुझे लगता है उनके बोलने का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत भारी अंतर नहीं है। यदि कांगड़ा की बोली और पांगी की बोली को सामने रखा जाए तो समझ नहीं आएगी। पांगी की भाषा तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी, लाहौल स्पीति बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, किन्नौर की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें एक तरफा चलकर हम इस भाषा के ऊपर मेरे ख्याल से ओंकार जी काम नहीं कर सकते। इसके लिए शोध करने की बहुत आवश्यकता है। जो युवा लोग बैठे हैं, उनको अपने अपने स्तर पर बहुत भारी काम करना पड़ेगा। एक मंच पर आकर इन बोलियों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, फिर जाकर कोई रास्ता निकलेगा। अभी मुझे बहुत जल्दबाजी में यदि कोई भाषा के ऊपर बात होगी या कोई निर्णय आता भी है दबाव बनाकर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उपयोगी होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल एक ऐसा राज्य है, वो पंजाब की तरह नहीं है, जम्मू कश्मीर की तरह नहीं है। यहाँ बहुत विविधता है। ये मेरा मानना है कि इसके ऊपर ओंकार जी बहुत लंबे समय तक एक शोध कार्य करने की आवश्यकता है। जी गणेश जी, आपने 2 बिंदु यहाँ उठाए हैं। एक बिंदु आपने उठाया शोध का, और दूसरा बिंदु पर आपने चर्चा की कि जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनको ये दायित्व निभाना चाहिए। मैं डॉक्टर आशु जी के पास आना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि वो गणेश गनी जी के साथ कितना सहमत हैं, और वो क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं कि हिमाचली भाषा किस तरह से इसका जो है स्थापित किया जाए, किस तरह से इसको एक रूपता दी जाए, किस तरह से इसको एक माला में हम पिरोकर जो है वो एक भाषा का रूप दे सके। धन्यवाद ओंकार जी। और सर्वप्रथम मैं दिव्य हिमाचल टीवी और उसके ऊपर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार करता हूं और आपका भी आभार करता हूं। गणेश गनी जी के साथ
उनकी बात का समर्थन ना करने का कोई बहुत बड़ा कारण मेरे पास नहीं है, परंतु कुछ चीजें हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी बोलियां हैं और बोलियों में से कौन सी बोली को भाषा बनाया जाए, तो मैं यहाँ उनके साथ सहमत नहीं हूँ। क्योंकि भाषा के संदर्भ में बोली की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऐसा होता तो महाराष्ट्र में मराठी कभी भी भाषा के तौर पर उभर कर सामने नहीं आती, क्योंकि जितनी बोलियां हिमाचल में है उससे कहीं अधिक सैकड़ों की संख्या में महाराष्ट्र में है। अलग अलग विदर्भ की बोली अलग है और अन्य क्षेत्रों की बोली अलग है। कोंकण में जाएंगे तो वहां की बोली अलग है। ठीक वैसे यदि अगर हम बंगाली भाषा की बात करें, बांग्ला की, तो बांग्ला अपने आप में भी बहुत सारी बोलियों को समाहित किए हुए है। तो लगता है कि भाषा का 8वीं अनुसूची में आने के लिए भाषा के मार्ग में बोली को ही रोड़ा है, एक चीज। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ ये होगा कि हम किस लिपि का उपयोग भाषा के लिए करेंगे। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि इस विषय के ऊपर किसी भी साहित्यकार में या किसी भी व्यक्ति में दो राय हैं कि देवनागरी जो है वो हिमाचली बोली की लिपि के रूप में स्वीकार की जाए। और यदि देवनागरी को हिमाचली भाषा के रूप में, लिपि के रूप में उसका चुनाव किया जाता है, तो आप यह सोचिए, जैसा कि गणेश जैनी भाई साहब बोल रहे थे कि जो हमारे इंटीरियर हिमाचल के इलाके हैं जहां की भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, परंतु यदि उनको देवनागरी में लिखा जाए तो बहुत हद तक उसको पढ़ा और समझा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रयोग किया था इसमें चंद्रशेखर बेबस जी ने, कुल्लू के हैं, और उन्होंने उनकी मैं कौन सी मुझे उनकी पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा, पाखर कुछ चीतर पाखर कुछ ऐसे कुछ एक नाम है उनकी पुस्तक का। उसमें मैं उनकी कविताएं पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने देवनागरी का प्रयोग करते हुए कुलवी भाषा में, कुलुई भाषा में रचनाएं लिखी हैं और वो बेहद सुंदर तरीके से समझी और पढ़ी जा सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके सर्वप्रथम एक हिमाचली भाषा के स्थापत्य के ऊपर सहमत होना चाहिए, और इसके लिए 3 ही चीजों की आवश्यकता है: संवाद, सहमति और समन्वय। तो मुझे लगता है कि यदि हम संवाद, समन्वय और सहमति से आगे एक साथ बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचली भाषा को भाषाई दर्जा प्राप्त होगा। कृष्ण महादेवजिया जी, आपने डॉक्टर आशु जी को सुना, संवाद, समन्वय और सहमति, और इन्होंने एक और बात बहुत पते की बात करी कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठ के हमें एक भाषा, एक लिपि को अपनाना पड़ेगा। कितना सहमत हैं आप? मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। अब देखिए, गुरुमुखी लिपि है पंजाब की, और पंजाब में अगर आप पठानकोट से चलेंगे, अमृतसर की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे आप, जितना जो पंजाब का क्षेत्र है दिल्ली से लगता हुआ इस तरह को आता हुआ, तो पहले तो सबकी अलग अलग इनकी बोलियां थी, लेकिन उनको एक जगह उन्होंने उसको सम्मिलित किया, सबको एक रूपता दे करके, और एक गुरुमुखी नाम से, गुरुमुखी लिपि नाम से उसको एकत्र किया और लिपि के माध्यम से उसको उन्होंने आरंभ किया। अच्छा, उसी तरीके से इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, वो भी बढ़िया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी ये जो, जिस प्रकार इन्होंने कहा, ये जो गुरुमुखी लिपि है, या जो जी जी जी, अब हम जब प्राचीनता देखते हैं, जो हमारी बात कर रहे थे जैसे कि पहाड़ी भाषा की, तो आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश में जो 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या उसके बाद के 19वीं शताब्दी के जो टांकरी अभिलेख मिलते हैं, जो टांकरी लिपि में जो बोलियों के अवशेष मिलते हैं, उनकी रूपता मिलती है, उसमें हम देखते हैं कि जो पहाड़ी भाषा है बड़ी मुलायम, बड़ी सुंदर, बड़ी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से लिखी गई है। तो जैसे कि समन्वय की बात उन्होंने कही, बड़ी अच्छी बात बोली कि संवाद, समन्वय और सहमति। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी हमें वो समझनी होगी कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो पहाड़ी भाषा बन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पहाड़ी भाषा के लिए जो लिपि का, जैसे उन्होंने कहा, वो देवनागरी ही सही है, क्योंकि जो दूसरे हमारे जो विद्वान लोग थे, पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने भी देवनागरी को ही प्राथमिकता दी है।
बशर्ते बल्कि टांकरी की जगह, क्योंकि टांकरी या टांकरी ये शारदा लिपि से जो गुरुमुखी और ये टांकरी का उद्भव हुआ है। तो पहले पूरे हिमाचल प्रदेश में जो राजाओं के जमाने में, चाहे चंबा की ले लो, कांगड़ा की ले लो, इधर शिमला की, सिरमौर की जो टांकरी भाषा है, जो सॉरी लिपि है, टांकरी लिपि है, टांकरी लिपि का थोड़ा सा भिन्नता है। इस भिन्नता को देखते हुए ही मुझे लगता है कि देवनागरी को उन्होंने चयनित किया हुआ है जो उन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश में, और इसी इसी को लेकर के। जी कुलदीप चंदेल जी, आपने तीनों मेहमानों को सुना है और आप लंबे समय से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं और पूरे हिमाचल में, हिमाचल से बाहर भी आपका आना जाना रहा है और लेखन कार्य तो आपका अनवरत चला हुआ है। कितना सहमत हैं आप इन तीनों ही मेहमानों के कथ्य के साथ? जी मुझे लगता है चंदेल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। गणेश गनी जी, मैं आपसे फिर दोबारा रूबरू हुआ हूँ। मुझे ये बताइए कि नई सरकार जो है, अभी 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने वाले, नई सरकार बनने वाली हैं। हिमाचली भाषा को अगर हम सरकार के सामने अपनी मांग रखें तो उस मांग को किस तरह से रखा जाए, किस तरह का एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाए ताकि एक कदम तो हम उठाएं हिमाचली भाषा के गठन या उसके स्थापत्य के लिए? मुझे सबसे पहले खुशी होगी कि अगर हमारी कोई भाषा बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी अपनी भाषा बनेगी तो हमारे बहुत लेखक हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें आएंगी। अब तो सिलेबस में भी जो है वो जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी अपनी भाषाओं के ऊपर बल दिया जा रहा है। सरकार की ऐसी घोषणा भी हुई है। लेकिन ओंकार जी, फिर मुझे थोड़ा संदेह वही है, जैसे आशु जी ने कहा कि हो जाएगा, देवनागरी लिपि चलेगी। लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए मराठी के, या महादेव जी ने पंजाबी के एग्जाम्पल दिया, बंगाली के एग्जाम्पल दिया, मुझे ज़्यादा उधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, लेकिन पंजाब में मैं रहा हूँ तो मुझे इतना ज्ञान है कि पंजाब की भाषा का बहुत कम अंतर है उनकी बोलियों में। अगर वो 3-4 तरह की वहाँ पे बोलियाँ बोली जाती तो उसमें बहुत ही कम अंतर है। इसलिए वो चाहे किसी भी लिपि में लिखें, वो होगी पंजाबी। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में मुझे एक संदेह ये है कि अगर हम इनको एक लिपि अपनी देवनागरी रखते हैं, कोई इशू नहीं है, देवनागरी में हम लिखेंगे, हिंदी में हम पहाड़ी भाषा लिखेंगे। लेकिन लाहौल वाला आदमी यदि अपनी भाषा में कहानी, कविता या कोई संवाद करता है, किन्नौर वाला फिर अपनी भाषा में करेगा, लिपि देवनागरी होगी, तो उसको पढ़ने वालों को बहुत कंफ्यूजन होगा। मतलब एक बाहर का आदमी अगर पहाड़ी भाषा के ऊपर बात करेगा तो उसे बहुत उसको लगता है कि यार ये कौन सी भाषा है, वो किस भाषा को सीखेगा, कांगड़ा की सीखेगा, मंडी की सीखेगा, लाहौल की सीखेगा, किन्नौर की सीखेगा, उसके ऊपर ये बहुत मैं आपको मुद्दा रोक रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा बनने से बोलियां जो हैं, बोलियों को हम विस्मृत नहीं करने जा रहे हैं, हम अलग से एक भाषा बनाने जा रहे हैं। जी बताइए। वो भाषा कैसे बनेगी ओंकार जी? वो क्या होगा उसका स्वरूप, उसके शब्द कैसे होंगे, वो लिखने में, सुनने में, पढ़ने में कैसे लगेगी, उसका स्वरूप क्या होगा? क्या वो लाहौल की होगी, क्या वो पांगी की होगी? जैसे मैं आपसे संवाद करता हूँ, अगर आप हिंदी में कुछ पूछना चाहें, मैं उसको पांगी भाषा में लिखूंगा तो आशुतोष जी को लगेगा कि ये तो कुछ अलग सी भाषा है। या कोई तीसरा आदमी को पढ़ेगा बाहर का, उसको ये पहाड़ी कौन सी हुई, लिखा तो कुछ और था, मैंने तो और पहाड़ी पढ़ी है। यहाँ 32 बोलियां बहुत अलग हैं। 32 बोलियों में अगर सभी अलग नहीं है, मैं आशु के बात से सहमत हूँ, सभी बेशक अलग नहीं है, लेकिन 15-20 बोलियां ऐसी ओंकार जी जो बहुत ही अलग हैं। उसके ऊपर सोचना पड़ेगा हमको निस्वार्थ होकर। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हिमाचली भाषा हो, सबसे पहले समर्थन मैं करूंगा इसका। गणेश जी, भाषा विभाग या नई सरकार से हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हिमाचली बने, पर मैं नहीं चाहता कि कच्चे कदम से हम वहां पर जाएं, अपना प्रस्ताव लेकर जाएं। कदम होंगे, ऐसा नहीं है। कई सवाल होंगे कि आप किस डॉक्टर आशु, आप नई सरकार से क्या चाहेंगे? हिमाचली भाषा में क्या पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय पर गणेश गनी भाई जी के जो थोड़ी उनकी आशंकाएं हैं उसके ऊपर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना अवश्य चाहूंगा कि देखिए, जब पंजाबी को लेकर के भाषाई उसको रुतबा दिलाने की बात चली थी, उस समय भगत सिंह जी का एक बहुत फेमस उनका एक निबंध है जिसके ऊपर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। उनका भी ये मंतव्य था कि देवनागरी लिपि को ही पंजाबी की लिपि घोषित किया जाए। अब यदि आप उसका एक फ्लिप पॉइंट देखते हैं तो पंजाबी इस समय
केवल एक पंजाब तक सीमित होकर के रह गई है, जबकि मराठी जो है पैन इंडिया में इसमें प्रचारित और प्रसारित है। यदि आप 10 दिन मराठी का न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ना शुरू करें तो आप 11वें दिन जाकर के आप मराठी को समझना आसानी से समझना शुरू कर देंगे। यही हमारा मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है कि देवनागरी पूरे भारत से जोड़ती है और वो हिमाचल को भी पूरे भारत से जोड़ेगी और उसका प्रचार और प्रसार पूर्ण रूपेण होगा। जहां तक बात रही कि बोलियों के, तो बोलियों में तो हमें कोई इसमें विरोध ही नहीं है। उनका संरक्षण होना चाहिए और प्रत्येक बोली का संरक्षण उसकी अपनी लिपि में होना चाहिए। ये विभाग की और ये सरकार की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि यदि आप देवनागरी लिपि को पहाड़ी भाषा की लिपि चुनते हैं तो इस संदर्भ में जो बोलियां हैं उनको हम विस्मृत ना करें, उनका संरक्षण उन्हीं की लिपि में किया जाए, टाकरी का प्रचार और प्रसार किया जाए। यहाँ तक कि पुरानी जितनी भी हमारी लिपियां हैं उनको भी भाषा माध्यम से और पढ़ाई के माध्यम से उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन और कार्य कोई हो नहीं सकता। अब रही कि सरकार से हमें क्या अपेक्षा है, सरकार से हमें केवल यही अपेक्षा है कि हिमाचल का जब गठन हुआ था तो हिमाचल के गठन का सबसे पहला आधार हिमाचली पहाड़ी भाषा को माना गया था। आज हिमाचल का गठन हो जाने के बाद करीब 50 साल से ऊपर का समय हो गया, परंतु जिस आधार पर हिमाचल का गठन हुआ था हिमाचल को वो भाषा ही प्राप्त नहीं हुई। तो हम किस प्रकार से अपने हिमाचल और हिमाचलियत का संरक्षण करेंगे? हिमाचल और हिमाचलियत का संरक्षण करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हिमाचल को उसकी अपनी भाषा मिले, जिससे कि हमारा स्वाभिमान अक्षुण्ण बना रहे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, संवाद, सहमति और समन्वय, तो हम सब मिलकर के एक साथ आए और सरकार से अनुरोध करें कि भाषा का दर्जा मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। महादेविया जी, हिमाचल और हिमाचलियत का संरक्षण, डॉक्टर आशुत जी को आपने सुना, क्या चाहेंगे? सरकार जब नई आएगी क्या आपकी मांग रहेगी? सरकार से आप क्या चाहेंगे? हिमाचल की भाषा का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, तो चंदेल जी आप सुन पा रहे हैं क्या? चंदेल जी का शायद हमारे साथ कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है। तो मैं तमाम मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जुड़े और आपने इतने अच्छे विचार जो हैं वो दिव्य हिमाचल के मंच पे रखे हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।